नमस्कार, मैं हूं विवेक माहेश्वरी, एसोसिएट प्रोफेसर लकुलिश योग विश्वविद्यालय अहमदाबाद गुजरात। आप सभी का साइकोलॉजी की आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साइकोलॉजी की पाठशाला के पिछले वीडियो में हमने स्टेट एंड ट्रेट एंजाइटी को डिस्कस किया था और आज इस वीडियो में हम चिंता के दूसरे और प्रकारों पर डिस्कशन करेंगे। सिगमंड फ्रायड का आपने नाम सुना होगा, बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने अपनी एक पर्सनालिटी थ्योरी दी थी जिसे हम साइको एनालिटिकल थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस साइको एनालिटिकल थ्योरी में उन्होंने चिंता के 3 प्रकारों की बात की थी। सिगमंड फ्रायड ने चिंता के बारे में कहा कि चिंता या एंजाइटी एक ऐसी अनप्लीजेंट और पेनफुल मेंटल स्टेट है जो कि हमारे ईगो को इम्पेंडिंग डेंजर के लिए अवेयर करती है। और जब हम इम्पेंडिंग डेंजर के लिए अवेयर होते हैं तो हम वातावरण के साथ अच्छी तरह एडजस्ट कर पाते हैं। इस अगर डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो कि बहुत सरल शब्दों में अगर बात करें, तो चिंता का मुख्य लक्षण होता है डर। जब डर होगा, फियर होगा तो एंजाइटी होगी, डर नहीं होगा तो एंजाइटी नहीं होगी। और दूसरी बात, जब भी एंजाइटी होती है वो फ्यूचर के लिए होती है, पास्ट के लिए कभी भी एंजाइटी नहीं होती। अगर अभी मुझे कोई एंजाइटी है तो ये होगी कि आगे क्या होगा, आगे मेरे साथ क्या होगा, कोई गलत ना हो जाए। कब के लिए है? आगे के लिए, फ्यूचर के लिए। और फ्यूचर के लिए ये डर है। इसलिए इस अनप्लेजेंट मेंटल स्टेट में हमारा जो ईगो है वो अवेयर होता है इम्पेंडिंग डेंजर के लिए कि फ्यूचर में कोई डेंजर हो सकता है, और उस अवेयरनेस से हम लोग वातावरण के साथ ठीक ढंग से समायोजन कर पाएं, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। इस अनप्लेजेंट एंड पेनफुल मेंटल स्टेट को हम एंजाइटी कहते हैं। फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित यदि एंजाइटी को ठीक ढंग से समझना हो तो हमें उसके द्वारा बताए गए 3 मुख्य बिंदुओं को भी समझना पड़ेगा, और वो 3 मुख्य बिंदु हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। इड, ईगो, सुपर ईगो पर मैंने पहले अपनी इसी पाठशाला में एक वीडियो बनाया है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे इस YouTube चैनल पर जाएं और इड, ईगो, सुपर ईगो के वीडियो को देखें। इस अगर एंजाइटी के परिप्रेक्ष्य को समझें तो इड, ईगो, सुपर ईगो की इंटरैक्शन को हमें समझना पड़ेगा। इड जो कि प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, ईगो रियलिटी के प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो मॉरल है जो नैतिक प्रिंसिपल पर काम करता है। इड हमेशा खुशी चाहता है, ईगो वास्तविकता में काम करना सिखाता है, और तीसरा सुपर ईगो जो कि केवल नैतिकता की बातें करता है। और इन 3 के बीच में इंटरैक्शन होता है तभी हम कोई व्यवहार कर पाते हैं, और यही इंटरैक्शन इस एंजाइटी में भी होता है। सिगमंड फ्रायड ने 3 तरह की एंजाइटी की बात की है: रियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी एंड मॉरल एंजाइटी। रियल एंजाइटी, जिसको हिंदी में हम वास्तविक चिंता कहते हैं। जब वास्तविक खतरे के लिए जो हमारी इमोशनल रिस्पॉन्स होती है वो वास्तविक या रियल एंजाइटी है। भूकंप आ जाए, अभी बाढ़ आ जाए, अभी आग लग जाए, या कोई अभी आप जब मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, इस वीडियो को सुन रहे हैं, तभी कोई सांप आ जाए, वो रियल डेंजर है। उस रियल डेंजर के लिए हम एक इमोशनल रिस्पॉन्स करेंगे, एक इमोशनल और पेनफुल स्टेट बनेगी, वो रियल एंजाइटी है। और जैसे ही रियल एंजाइटी का मुख्य जो विशेषता है कि जो थ्रेट है वो आया, एंजाइटी होगी, लेकिन वो थ्रेट चला गया तो एंजाइटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। और यदि इस एंजाइटी को इड, ईगो, सुपर ईगो के परिप्रेक्ष्य में समझें तो जो हमारा ईगो है, जो वास्तविकता के संबंध के साथ हमारे पूरी के पूरी व्यक्तित्व को चला रहा है, वो ईगो उस रियल डेंजर पर डिपेंड हो गया है। और वो रियल डेंजर पर डिपेंड होने का मीनिंग यह है कि जब अर्थक्वेक आया तो ईगो हमें बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी हमें चिंता होती रहती है। कब तक? जब तक कि वो रियल डेंजर रहे। इसलिए हमारा जो ईगो की डिपेंडेंसी है वो रियल डेंजर या उस रियल खतरे
के ऊपर रहती है कि जब तक वो रियल खतरा, रियल डेंजर चला नहीं जाएगा तब तक हमें डर लगता रहेगा, हमें रियल एंग्जाइटी होती रहेगी। दूसरी एंग्जाइटी है जिसे कहते हैं न्यूरोटिक एंग्जाइटी। न्यूरोटिक एंग्जाइटी हिंदी में उसे तंत्रिका तापी चिंता कहते हैं। तंत्रिका तापी चिंता को इड ईगो सुपर ईगो के परिप्रेक्ष्य में फिर समझते हैं तो इड की इंपल्सेस बहुत प्रबल होती हैं और आपने ये सुना होगा, ये समझा होगा कि इड की इंपल्सेस शेमफुल होती हैं, सेक्सुअल होती हैं, बायोलॉजिकल होती हैं। और जब ये इड की इंपल्सेस बहुत ज़्यादा प्रबल होती हैं और उस समय हमारा ईगो समझाने की कोशिश करता है, हमारा सुपर ईगो इनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे ईगो को ये डर होता है कि ये जो इड की इंपल्सेस जो बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं, कहीं ये हो ना जाए, कहीं हम कोई गलत काम कर ना दें। कभी आप इस सिचुएशन से गुजरे होंगे, आप एक ऐसी सिचुएशन में होंगे जब आपको कोई गलत काम, कोई शेमफुल वर्क या कोई एग्रेसिव कोई काम है, कोई बायोलॉजिकल काम है जिसकी इच्छा इतनी ज़्यादा है कि आपको ये डर लगता है कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको ये डर है कि नहीं, वो काम मैं कर ना दूं। और वो इसलिए क्योंकि उस काम को करने के बाद कोई ना कोई पनिशमेंट या किसी प्रकार की गिल्ट आपको मिल सकती है। इसलिए आपका जो ईगो है वो रोकने की कोशिश तो कर रहा है, आपका सुपर ईगो वो भी उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इड की इंपल्सेस बहुत ज़्यादा है। अब ईगो को डर लग रहा है और ईगो को डर ये लग रहा है कि नहीं, ये हो ना जाए, ये गलत काम हो ना जाए, ये इड की इंपल्सेस पूरी ना हो। वो जो सिचुएशन है और वो भी अनप्लीजेंट होगी और पेनफुल होगी, क्योंकि जब भी आप ऐसी स्थिति से गुजरेंगे, जब आपको लगे कि ये काम नहीं होना चाहिए, आपके मन पर एक प्रेशर होता है, आप डर रहे होते हैं हो ना जाए, नहीं नहीं मुझे किसी भी तरीके से रुकना है। अभी काम हुआ नहीं है, हो सकता है, उस हो सकता है कि जो मेंटल पेनफुल सिचुएशन है, वो जो फीलिंग है, वो आपकी न्यूरोटिक एंग्जाइटी है। और तीसरा आता है मोरल एंग्जाइटी। और मोरल एंग्जाइटी का मीनिंग है कि अब जो काम इड की इंपल्सेस में था, हम जो अभी बात कर रहे थे कि वो काम हो ना जाए, लेकिन वो काम हो गया। अब हो जाता है तब हमारा सुपर ईगो हमारे ईगो को पनिशमेंट देता है, और वो पनिशमेंट होता है गिल्ट के फॉर्म में, वो पनिशमेंट होता है इनसिक्योरिटी की फॉर्म में, वो पनिशमेंट होता है इन्फीरियरिटी की फॉर्म में। इसको थोड़ा सा हम बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि आपसे कोई गलत काम हो गया। गलत काम की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, लेकिन जिसको आप गलत काम मानते हैं, आपने गलत काम किया और आपको पता ही नहीं है कि गलत काम कौन सा है, उस सिचुएशन में नहीं, आप गलत काम जानते हैं और आपको ये लगता है कि हाँ, ये मैंने गलत काम कर दिया है। आपको उस समय क्या लगता है? आपको गिल्ट होती है, नहीं ये काम मुझे नहीं करना चाहिए था, नहीं अगर लोगों को ये पता लग गया तो क्या होगा, नहीं मैं बहुत इनसिक्योर फील कर रहा हूं, मैं बहुत इंफीरियर फील कर रहा हूं, नहीं ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। ऐसे विचार कभी कभी आपके मन में आते हैं, और वो भी विचार कब आते हैं? जब वो कार्य हो चुका होता है, उसकी क्रियान्विति हो चुकी होती है, तभी ऐसे विचार आते हैं। और ये जो गिल्ट है, ये जो इनसिक्योरिटी है, ये जो इन्फीरियरिटी है, ये जो मेंटल पेनफुल जो फीलिंग है, यही मॉरल एंग्जाइटी है। क्योंकि गिल्ट क्यों डेवलप होगी? जब गिल्ट इसलिए डेवलप हुई क्योंकि वहां नैतिकता है। यदि आप मॉरलिटी समझते हैं तब गिल्ट डेवलप होगी। आप मॉरलिटी या नैतिकता समझते हैं, आप सही या गलत को समझते हैं, तब आप इनसिक्योर फील करेंगे उस काम को पूरा होने के लिए। तभी आप अपने आप को इन्फीरियर मानेंगे कि आपने कोई गलत काम किया है। इसे कहते हैं मॉरल एंग्जाइटी। हम अगर तीनों चिंता का अगर समअप करें, इस पूरे के पूरे टॉपिक को समअप करें, तो रियल एंग्जाइटी जो रियल डेंजर के कारण है, न्यूरोटिक एंग्जाइटी जो इड की इंपल्सेस बहुत ज़्यादा हावी हो गई हैं और ईगो को ये डर है कि ये इड की इंपल्सेस पूरी ना हो। अब न्यूरोटिक एंग्जाइटी में इड की इंपल्सेस पर डिपेंड हो गया है आपका ईगो। और जब हम मोरल एंग्जाइटी की बात करते हैं
तो मोरल एंजाइटी में वो गलत कार्य हो चुका है। अब जो सुपर ईगो पनिशमेंट दे रहा है, अब सुपर ईगो पर ईगो डिपेंडेंट हो गया है। आपने एक बात ध्यान दी होगी कि जो चिंता की सिचुएशन है, उस चिंता की सिचुएशन में ईगो ही डिपेंड है। रियल एंजाइटी में ईगो डिपेंड हो रहा है रियल डेंजर के ऊपर। अगर न्यूरोटिक एंजाइटी की बात की जाए तो हमारा ईगो पूरा डिपेंडेंट हो गया है इड की इंपल्सेस के ऊपर। और यदि सुपर ईगो की बात की जाए तो सुपर ईगो में हमारा जो ईगो है वो डिपेंड हो गया है सुपर ईगो के पनिशमेंट के ऊपर। ये कोई भी एंजाइटी एक दूसरे से अलग नहीं है। कोई एंजाइटी दूसरी एंजाइटी को उत्पन्न कर सकती है। हो सकता है न्यूरोटिक एंजाइटी मोरल एंजाइटी को उत्पन्न कर दे या मोरल एंजाइटी न्यूरोटिक एंजाइटी को उत्पन्न कर ले। कभी कभी सिचुएशन इतनी कॉम्प्लेक्स होती है कि हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें से 3 एंजाइटी में से रियल, न्यूरोटिक एंड मोरल एंजाइटी में से ये कौन सी एंजाइटी हो रही है। हमें बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि जब भी रियल डेंजर आएगा तो डर लगेगा, आपकी रियल एंजाइटी हो जाएगी। जब इड की इंपल्सेस बहुत ज़्यादा हावी होंगी और आपको ये डर है कि नहीं ये इड की इंपल्सेस पूरी ना हो जाए, ये गलत है, तब आपकी न्यूरोटिक एंजाइटी आएगी। और फिर जब इड की इंपल्सेस पूरी हो गई, वो गलत काम हो गया और अब आपका सुपर ईगो कह रहा है कि तुझे ये गलत काम नहीं करना चाहिए था। अब आपको इनसिक्योरिटी फील होगी, इन्फीरियरिटी फील होगी, आपको गिल्ट की फीलिंग होगी कि मुझे कोई पनिशमेंट मिल सकता है। उस समय आपकी मोरल एंजाइटी है। इस पूरी चिंता में एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि चिंता का मुख्य लक्षण होता है डर। विदाउट फियर चिंता नहीं होगी। चिंता होगी तो डर होगा ही होगा। और चिंता कभी भी होगी वो फ्यूचर के लिए नहीं होगी, पास्ट के लिए नहीं होगी। आप ये कहेंगे चिंता तो वर्तमान में होती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि चिंता की फीलिंग, जो मेंटल जो सिचुएशन बन रही है, मेंटल स्टेट बन रही है, वो तो इस वर्तमान में बन रही है। लेकिन डर किसके लिए लग रहा है? डर लग रहा है फ्यूचर के लिए। डर लग रहा है कहीं ना कहीं आने वाली जो सिचुएशन है, आने वाले इवेंट्स हैं उनके लिए ये डर है। फीलिंग तो हमेशा ही, चाहे वो डिप्रेशन की फीलिंग हो, चाहे वो एंजाइटी की फीलिंग हो, होगी वर्तमान में। लेकिन डिप्रेशन का जो रीजन है वो है पास्ट, लेकिन एंजाइटी जो है वो होती है फ्यूचर के लिए। साइकोलॉजी की पाठशाला में बहुत ही अच्छी तरह से आज हमने डिस्कस किया है कि 3 तरह की एंजाइटी जो सिगमंड फ्रायड ने दी थी। रियल एंजाइटी जिसे हम वास्तविक चिंता कहते हैं, न्यूरोटिक एंजाइटी जिसे हम तंत्रिका तापी चिंता कहते हैं, और मोरल एंजाइटी जिसे हम नैतिक चिंता कहते हैं। साइकोलॉजी की पाठशाला में आज केवल इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, लोगों तक पहुंचाएं और आपके ही अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। थैंक यू।